हाँ। पेपर इजी था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और थोड़ा जनरल बात कि भाई कुछ और शिकायत टेस्ट सीरीज वगैरह में जो भी यहाँ बोलना चाहे, अभी कोई दिक्कत विक्कत हो तो। पर मेरी 3 कॉपीज अभी तक चेक होकर नहीं मिली है। ठीक है, कॉपीज का आप मुझे देखो, मैं सबसे बोल रहा हूँ, मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा जो व्हाट्सएप है उसमें मैसेज लिख के भेजें कि मेरी ये कॉपी है, मेरा ये नाम है और ये नहीं मिली है। अगर आपका 2 दिन भी, 1 दिन भी ऊपर हो जाता है तो तुरंत लिखें, तुरंत आपको 2 घंटे में कॉपी मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, तो मेरे पर को आपका नंबर नहीं है मेरे पास। व्हाट्सएप में नंबर है मेरा 9424980001। सर एक मिनट, नाइन सर फोर फिर से बोल दीजिए। 9424980001। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हो गए बेटा ओके 10। सर। ओके सर। ओके सर। देखो सर पहला जो लास्ट के एफएलटी है वो कब तक होंगे वो सर रोमी उनका? सर आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे, है ना। वो रोमी सर का मैटर है, वो टाइम का। तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो मतलब एग्जाम से कुछ दिन पहले होते हैं, तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे, पहले पेपर अपन डिस्कस कर लेते हैं ना। चारवाक दर्शन के विचार तथा सिद्धांत किन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं? चारवाक दर्शन के विचार से सिद्धांत किन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं? तो देखो, कोई ये इसने बिना काम ही पूछा है, चारवाक दर्शन के विचार सिद्धांत। सीधी बात है कि भैया चारवाक दर्शन के कौन से ग्रंथ हैं, सीधा सवाल है ना, कि भाई कौन कौन से लिटरेचर हैं जो चारवाक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसको? ठीक, तो चारवाक दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत और विचार है? बृहस्पति सूत्र, क्योंकि इसको बृहस्पति दर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, या बृहस्पति संप्रदाय भी बोलते हैं। तत्व पल्लव सिंह सर्वदर्शन संग्रह। तो देखो, अपन जनरलाइज हर दार्शनिक से संबंधित, हर फिलोसफर से रिलेटेड कुछ बुक्स हमको याद रखनी है। देखो, बेस्ट कॉपी आप वहां इवनिंग में आके देखें, बेस्ट कॉपी वहां अवेलेबल रहती है। वो बच्चे डालने के लिए मना करते हैं कि आप ग्रुप में मत डालिए, तो आप बेस्ट कॉपी वहां आके देख सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं। ठीक। सर ऑनलाइन वाले कैसे देखे सर? हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए बेटा, जैसे अपन एक एप्लीकेशन पे अपन ने बना रखा है जहां अपन बेस्ट कॉपी अपलोड कर देते हैं, तो उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा और वो ज्वाइनिंग कोड भेज दूंगा आपको, तो वहां पर आप देख सकते हो खुद आराम से। ठीक है, वहां पर कॉपीज पड़ी रहती हैं, बेस्ट कॉपीज, तो ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। तो जितने भी फिलोसफर्स हैं अपने इसमें, उनकी बुक्स तो अपन को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, चार वाक पे अगर अपन जनरल बात करें, जी बेटा, चार वाक पे अगर अपन जनरल बात करें, तो जैसे इस बार विवर्तवाद आया है ना, विवर्तवाद आया था किसका? शंकराचार्य का विवर्तवाद आया था। तो ऐसे ही चार वाकों में बहुत सारे हैं, जैसे लिखते जाओ तुम, स्वभाववाद, ठीक है, यांत्रिकवाद, प्रत्यक्षवाद तो इसका है ही, एक है यादृच्छिकवाद। तो देखो, स्वभाववाद होता है, उसकी स्वभाववाद की टर्म है नेचुरलिज्म या कुछ ऐसा उन्होंने दिया है उसको। फिर दूसरा था यांत्रिकवाद, मैकेनाइजेशन, ठीक है, और थर्ड था यादृच्छिकवाद, तो रैंडमनेस उसको बोलते हैं, रैंडमनेस। कौन बताएगा तीनों? स्वभाववाद, यंत्रवाद, यांत्रिकवाद और यादृच्छिकवाद, रैंडमनेस। जल्दी बताओ, कौन तीनों बताएगा? चार वाक से संबंधित ये तीन सिद्धांत, स्वभाववाद, यादृच्छिकतावाद और वॉइस नहीं आ रही, नहीं आ रही वॉइस।
वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो बताओ बेटा, कौन बताएगा? तीनों तीनों, चलो एक तो बताओ, कोई तो बताओ। तीनों तो जाए शायद बाढ़ में, पर एक एक तो बताओ कम से कम। सर यादृच्छिकवाद और मैकेनाइजेशन में ये बोला गया है कि जो आपका कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं होता, सब कुछ आपका मैकेनाइज मतलब नेचुरली हो रहा है सब कुछ। एक्चुअली स्वभाववाद हो गया। और मैकेनाइजेशन में ये बोला है कि जो वर्ल्ड जो बना हुआ है वो अपने जो 4 एलिमेंट्स से बना हुआ है और वो ऑटोमेटिकली एक मैकेनिक रिलेशन है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भगवान या कोई है जो बना रहा है, वो एक मैकेनाइज रिलेशन है। तो वो वेरी यदृच्छवाद और वो बताता है। और स्वभाव में ये है कि कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, सब कुछ अपने नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है। किसके नेचर के अकॉर्डिंग? एलिमेंट्स जो हैं, जो मिक्सचर बन रहा है, उनका नेचर वैसा बन मतलब उन अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वो। नहीं, मतलब नेचर किसका? मतलब ऑल ओवर नेचर का अपना नेचर, या उन मैटर्स का नेचर? जो 4 एलिमेंट्स हैं जो चतुष्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, उनका नेचर। वेरी गुड बेटा। क्या नाम है? युवराज। वेरी गुड युवराज, है ना। देखो, स्वभाववाद जैसे इन जनरल अपन क्या मानते हैं कि भाई कर्ता, धर्ता और संहर्ता तीनों है ना, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और ऑपरेटर। तो हम ये मानते हैं कि ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि क्रिएट की है ना। ये नहीं मानते, क्योंकि ये क्लियर बोलते हैं प्रत्यक्ष में एकम प्रमाणम, जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट्स का स्वभाव है, ठीक है, उनका नेचर है आपस में मिलना और मिलकर बड़ी बड़ी चीजें बनाना, ये स्वभाव है उनका। ठीक है। अब रही बात इसका कि उनका स्वभाव है, अब आता है याद मैकेनाइजेशन या यांत्रिकतावाद। उसमें ये बोलते हैं कि भैया कोई कर्म नियम, कोई नियति नहीं थी, सिर्फ मैकेनिकली कुछ एलिमेंट्स पास में आए और आपस में क्रिया करके उन्होंने कुछ चीजें बना ली। कोई इसमें बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि भाई मैकेनिकली वो मिले और उन्होंने एक संयोग करके कोई चीज बना ली, खत्म। ये मैकेनिकल, मतलब उसमें कोई प्री प्लान्ड नहीं है, कोई ऐसा कर लॉ ऑफ कर्मा नहीं है कि भाई ऐसा होना ही था, ऐसा कुछ नहीं। तीसरा आता है यादृच्छिकतावाद की रैंडमनेस है ना, कि कुछ गतियां हुई, चीजें पास में आई, ऐसा संयोग बना, संयोग है रैंडमनेस, यादृच्छिकतावाद। कि यादृच्छिक है, कोई सिस्टमेटिक गति नहीं है ब्रह्मांड में, कुछ ऐसा नहीं है जो पहले से तय है, या कुछ बहुत सिस्टमेटिक चीजें हो रही हैं, व्यवस्थित चीजें हो नहीं, रैंडमली वो पास में आए और उन्होंने एक क्रिया करके एक जीवन की उत्पत्ति कर दी, या जिस भी चीज की उत्पत्ति कर दी, बस। तो स्वभाववाद से उन्होंने जो क्रिएटर की को माइनस कर दिया, है ना, कि भाई क्रिएटर की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके उसके बाद मैकेनाइजेशन में उन्होंने कारणता सिद्धांत को उड़ा दिया, कॉजेशन थ्योरी को, कि भैया कोई मतलब रीजन और कारण, मतलब एक पूर्व निर्धारित, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैकेनिकली चीजें मिलती हैं। और रैंडमनेस को उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा हटा दिया, है ना, कर्म नियम को माइनस कर दिया, क्योंकि ये मानते ही नहीं थे इन सब चीजों का। बेटा वो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब क्लियर है। है ना। तो ये तीनों को उन्होंने माइनस किया। अब देखो, अभी तुमसे सिंपल सवाल पूछा है मैंने ये तीनों, अब घुमा के कैसे पूछेंगे कि कारणता सिद्धांत का चारवाकों ने कैसे खंडन किया। ठीक है, कि भाई कारणता सिद्धांत का कैसे खंडन किया, फिर बोलेंगे कर्म नियम का कैसे खंडन किया। तो उसमें ये अपन को लॉजिक देने पड़ेंगे, ये तर्क देने पड़ेंगे। मैं मतलब तुमको वो चीज बताना चाह रहा हूँ, इन थ्योरीज को आपस में अपन को रिलेट करना चाहिए, क्योंकि पूरे प्रत्यक्ष में एकम प्रमाणन की परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, ये ही उन्होंने माना है बस। ठीक है। तो परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। देखो टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश की बोलूंगा बेटा, अगर कुछ मिस हो जाए तो अपन तुरंत इंटरनेट पे देख भी लेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैं भी रुक के देख लूंगा। तो ये क्लियर है, अब बढ़े आगे अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मुझे
ये वाला ऑपरेट कम करना आता है तो धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं भी साथ में तुम्हारे, है ना। बढ़ते हैं। जैन मतानुसार आस्तिकाय क्या है? तो देखो, मैं पहले बोल दूं, चारवाक में जो विवर्त आज शंकर में जो विवर्तवाद आया था, तो इसमें ये 2-4 साइड के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो चारवाक अपना लगभग थोड़ा बहुत हो गया। अब जैन मतानुसार आस्तिकाय क्या है? भाई, आस्तिक और अनास्तिक, है ना। तो आस्तिकाय द्रव्य का प्रकार है जो काया अर्थात शरीर युक्त है, जो स्थान घेरता है। दो तरह का है, ठीक है, जो स्थान घेरता है। दो प्रकार का है, जीव और अजीव। ठीक है, तो आस्तिकाय अनास्तिकाय ये दो प्रकार के हैं। देखो, जैन की बेसिक फिलॉसफी है अनेकांतवाद। ठीक है, वो बोलते हैं अनेक द्रव्य हैं और उनके अनेक धर्म हैं, ये है अनेकांतवाद। ठीक है, मैनी एलिमेंट्स या मैनी धर्मास, वो धर्मी बोलते हैं उसको। धर्मास अगर अपन इंग्लिश में करें तो धर्म का मतलब ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण। ठीक है, एंड मैनी सब्सटेंस आर देयर, तो सब्सटेंस की डाइवर्सिटी है और धर्मास या कैरेक्टरिस्टिक्स की डाइवर्सिटी है। दैट इज कॉल्ड अनेकांतवाद, कि अनेक धर्म है और उनके अनेक गुण हैं। ठीक है, और उनसे मिलकर जगत बना है। और इनको जैसे फिर अपन जानने के क्रम में तो फिर अपन डिवीजन करते जाते हैं, तो आस्तिकाय अनास्तिकाय। अनास्तिकाय जैसे आकाश स्थान नहीं घेरता है, इस तरह का। और आस्तिकाय जो स्थान घेरते हैं, जैसे जीव और अजीव। ठीक, ये है। तो यहाँ पर अपन को ये लिखना था। अब जैसे इनका देखो देखो बेटा, सॉल्यूशन एक आपको एक बेसिक लाइंस है, बस हम आपको गाइडिंग लाइंस देते हैं। वो एकदम परफेक्ट आंसर है बिल्कुल हम नहीं मानते हैं। और हम जैसे जब आपकी कॉपियां चेक होती है ना, तो उससे पहले पूरी चेकर्स की क्लास लेते हैं। मतलब ये जैसे पेपर है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर वो चेकर्स के साथ, कि भैया तुम ऐसा आएगा तो तुमको ऐसा समझना है, ऐसा समझना है। ये 4-5 बच्चा 4-5 चीजें लिख सकता है, तुमको ऐसा नहीं कि सब में नंबर देने हैं। दैट इज गुड। तो एक कॉन्सेप्ट समझा दो तो फिर उसके अराउंडिंग मार्किंग हो जाती है। तो समझ में आया आस्तिकाय अनास्तिकाय? हमको यहाँ ये बोलना था कि ये अनेकांतवाद समर्थित है, या अनेकांतवाद से ही इसका उदय हुआ है। ठीक है, और फिर उसको टाइप्स में उसने बांटा, अनास्तिकाय आस्तिकाय। आस्तिकाय में ये है जो स्थान घेरते हैं जीव। ठीक, कोई दिक्कत? सर जैसे 3 मार्क्स में सर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको लिखें सर, जैसे जैन आस्तिकाय आया तो इसके जैनवाद के बारे में कुछ लिख दें या फिर उसको पूरा ही छोड़ दें। बेटा, अगर जैसे मान ले अपन ने आस्तिकाय अपन से नहीं बन रहा है ना, अब जी अपन सर। को ये पता है कि भाई जैन के बारे में अपन को आता है, कतई नंबर नहीं आएंगे और चिढ़ेगा। और मतलब ऐसा कि चला रहा है वैसा टाइप, है ना, कि वो चिढ़ेगा। लेकिन हाँ, आस्तिकाय का थोड़ा हिंट है यार, वो जीव अजीव होते थे यार। पर अब फिर उन पे आइडिया लगा के अपन खोजो कि भाई हाँ यार, कि भाई हाँ इन्होंने द्रव्य मतलब आइडिया। तो आस्तिकाय का ही लिखना है। ये तो लिखना ही नहीं है कि अपन जैन पे लिख दें, ये तो लिखना ही नहीं। हाँ, अनेकांतवाद से ओरिजिन कर दो, अनेकांतवाद से रिलेट कर दो, दैट इज गुड। बट ओके। ये नहीं कि तुम जैन पे चले जाओ, नहीं, बहुत नेगेटिव जाएगा और कतई एक्सेप्टेबल नहीं। और ये बात तुम बहुत ध्यान से सुन लो, सब जितने भी टॉपर्स हैं पेपर 3rd में, उन्होंने क्लियर कहा है सर हमने कहीं कोई तुक्के नहीं मारे, हमको जो आ रहे थे सवाल उन पे हमने खूब दम लगाई। मतलब देखो, अभी तुम सोचो कि आधा घंटा है 30 मिनट, 5 सवाल करने हैं, और आधा घंटा है 2 ही सवाल करने हैं। तो 2 सवाल में बहुत दम से लिख पाएंगे ना अपन, सोच सोच के एकदम सवाल के टू द पॉइंट और अच्छे पॉइंट जनरेट कर पाएंगे अपन। 5 सवालों में खिचड़ी हो जाएगी। जैसे अभी एक बच्ची ने कल परसों कॉपी दिखाई, पता नहीं आया है कि नहीं है वो, है ना। तो उसका ये था कि उसकी जबरदस्त राइटिंग, बहुत जबरदस्त स्पीड, पूरी कॉपी भरी हुई और राइटिंग मेंटेन्ड, है ना। पर वो बहुत जल्दी लिखती है, तो पॉइंट जेनरिक थे, उसके पॉइंट सामान्य थे।
मतलब जैसे ही सवाल आया वैसे धन से जो लिखना चालू करती है, जबकि सवाल को सोचो, थोड़े से एक दो पॉइंटों को क्रम से जमाओ और फिर लिखने लगो। तो हर चीज मैटर कर रही है। देखो, स्पीड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और पावरफुल या इफेक्टिव पॉइंट्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। तब जाके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये नहीं लिख सकते अपन इनमें, इसमें अनेकांतवाद मिसिंग है, अनेकांतवाद से जोड़ना था। स्थान घेरता है, ये मिसिंग, स्थान घेरता है। शरीर युक्त है तो भैया अजीव कहाँ शरीर युक्त है, पत्थर है शरीर युक्त है। पर ध्यान रखना, इन्होंने जिन्होंने हर चीज में आत्मा को माना है, हर चीज में आत्मा को इन्होंने माना है हर चीज में जी। तो वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर। आज अपने पास ये थोड़ा लॉगिन दूसरा वाला है, तो इसमें 100 से ज्यादा नहीं हो पा रहे। कल अपन दूसरा वाला ले लेंगे, या वो लॉगिन यही था, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उनको ना। बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, ये देखो, अब इन सवालों में तुम देखो, मतलब जब हमने दोनों दिए ना साथ में, बेटा माइक तभी ऑन किया करो जब अपन को कुछ पूछना है, ठीक है। माइक जब भी ऑन करें आप जब अपन को कुछ पूछना है, ऐसे आवाज आती है, ठीक है। देखो देखो, स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और अरविंदो के अनुसार राष्ट्रीय, मतलब नेशनलिज्म या नेशनलिटी अकॉर्डिंग टू अरविंदो, और स्पिरिचुअल नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, ठीक है। बेटा माइक बंद कर लो। मतलब कौन है भाई अपना, अपना अक्षय, हाँ जी जी, बहुत बढ़िया। तो दोनों ज्यादातर में, हालांकि मार्किंग हुई है ना, पर जैसे हम चेक करते हैं तो हम इसका ध्यान रखते हैं, दोनों में लोगों ने एक जैसा लपेटा है। मतलब बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरीज हैं उनमें लोग डिफरेंस नहीं कर पा रहे, जैसे राष्ट्रीयता, नेशनलिटी, नेशनलिज्म, है ना, इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये इस दृष्टि से हम लोगों ने इसमें सोचा था, और बच्चे उस तरह से फैल रहे हैं, ठीक। तो अब आते हैं अपन इसका, स्वामी विवेकानंद जी का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। देखो पहले पढ़ते फिर मैं बताता हूँ कि इसमें क्या गलत है, क्या होना चाहिए। भारतीय संस्कृति का और राष्ट्रवाद का मूल आधार धर्म है। वे राजनीति का आधार धर्म और नैतिकता के सिद्धांत को मान चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक सिद्धांत प्रतिपादन करके भारतीय राष्ट्रवाद को सुदृढ़ किया। महात्मा गांधी ने भी। तो क्या कहा इन्होंने कि रिलीजन है नेशनलिज्म का बेस, और ये रिलीजन प्लस एथिक्स को चाहते थे, मॉरलिटी बोल दो, मॉरलिटी को चाहते थे कि वो नेशनलिज्म का बेस बने। इसी के आधार पर नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। और महात्मा गांधी भी ने भी फॉलो किया। देखो दोनों वेदांती थे, महात्मा गांधी और ये। अगर सवाल आता है कि धर्म का क्या अर्थ है, तो महात्मा गांधी में धर्म का अलग अर्थ है। महात्मा गांधी में प्योर मॉरलिटी और एथिक्स ही धर्म का अर्थ है। यहाँ ये अपने रिलीजन से ही मानते हैं, जो अपना धर्म है, सनातनी धर्म या जैसा भी। महात्मा गांधी इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वो वही उसमें मानते हैं, वो पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर इत सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, वो उस सेंस में मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगी एक तो, है ना। दूसरी बात, ये आंसर इससे भी अपन संतुष्ट नहीं है। पहले तो आप बताओ आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्या है ना। तो आप बोलो कि भाई विवेकानंद जी ने धर्म को राष्ट्रवाद का आधार बनाया, ठीक है। रिलीजन इज द बेस ऑफ नेशनलिज्म। सामान्यतः जनरली ज्योग्राफी, आइडियोलॉजी, रेशियल
मतलब है ना, रेसेस या एथनिसिटी, ये सब राष्ट्रवाद का आधार बनती है। मतलब सामान्यतः भूगोल, भौगोलिक क्षेत्र, विचारधारा या नृजातीयता, ये आधार बनती है नेशनलिज्म का। यस और नो, मानते हो नहीं मानते हो? यस सर। है ना, क्योंकि नेशनलिज्म इज ए पॉलिटिकल थ्योरी, वो राजनीतिक सिद्धांत है, तो ये आधार बनती है। लेकिन इन्होंने धर्म को केंद्र में माना, ठीक है, और इन्होंने माना कि हर जीव में ये संरक्षित है। इन्होंने तो नेशनलिज्म की ग्रोथ भी बोली, ठीक है, कि जैसे जीव बढ़ता है वैसे ही नेशनलिज्म भी बढ़ता है। और इन्होंने सोल, आत्मा को उससे जोड़ा। ये नेशनलिज्म के क्या मानते हैं आधार? अनुशासन, ठीक है, आत्मविश्वास, स्वावलंबन, ठीक है, ये उसको आधार मानते हैं। जबकि पश्चिमी सिद्धांत नेशनलिज्म को आइडियोलॉजी, है ना, वहां की टाइप ऑफ गवर्नेंस, वहां का रूल ऑफ लॉ, वहां का ज्योग्राफी, ये सब वो मानते हैं। बेटा अपन आराम से डिस्कस करते चलें कि जल्दी जल्दी निपटाएं? भाई अपन आराम से, अपन चाहते हैं पहले एथिक्स के पूरे पेपर डिस्कस करेंगे, चाहे 10 दिन लग जाए, डेली क्लास होगी, आराम से है ना? ये सर आप आराम से ही करिएगा। आराम से सर। हाँ, क्योंकि अब एग्जाम का लोड भी नहीं है, तो एक तरह से एक अपनी क्लास टाइप या जनरल डिस्कशन हो जाएगा बेसिक टॉपिक्स पे, है ना, आइडियोलॉजी पे। तो आपको इसमें ये लिखना था यार बेटा, क्योंकि ये राजनीतिक सिद्धांत है, इसका आधार अलग रहता है राष्ट्रवाद का। ज्यादातर विचारकों ने वही माना है, पर इन्होंने उसको धार्मिक रूप दिया है, जो पश्चिम के धारणा के विरोधी है। वेस्टर्न थ्योरी उसको नहीं एक्सेप्ट करती, ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। तो अपन को इसमें ये लिखना था, और अपन को लिखना था कि इसका बेसिक कारण वेदांत है, नव वेदांत, क्योंकि न्यो वेदांती है ये लोग। तो ये अपन को इसमें लिखना था। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अरविंदो का राष्ट्रीयता। अरविंदो के अनुसार राष्ट्रीय एक राजनीतिक कार्यक्रम न होकर धर्म और ईश्वर प्रदत्त है। राष्ट्रीयता एक सिद्धांत है जिसे हमें अब बताओ, दोनों की थ्योरी लगभग बराबर रही। इन्होंने ईश्वर जी या धर्म ही इन्होंने कहा, उन्होंने भी धर्म ही कहा। अब वहां अपन ने बोला वेदांत, वहां अपन ने बोला कि भाई जनरल थ्योरी ऐसी रहती है, वहां अपन ने बोला कि भाई वो ग्रोथ उसकी मानते हैं, कि जिस तरह से वहां बोला कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिलायंट, है ना, डिसिप्लिन, इस तरह के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आते हैं अरविंदो। तो देखो, अगर अब मान लो राष्ट्रीयता को प्रभावी कैसे बनाए, अब ये राष्ट्रीयता के अनुसार में अपन करते रहे साहब, धर्म है, ईश्वर है, अध्यात्म है, इन्होंने कहा है कि पूजा, देश की पूजा करना चाहिए, ये हमारी माता है, ये सब फंडे अपन दे सकते हैं। पर उसमें थोड़ी दम नहीं आती है। दम कब आती है? जब आप कॉन्सेप्ट लिखो, उनके मेन कॉन्सेप्ट से लिंक करो आप उन चीजों। जैसे इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अरविंदो का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी बताओ। योग। समग्र योग, अद्वैत योग। समग्र योग, अद्वैत योग, बिल्कुल सही, ठीक है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। हैं पूर्ण अद्वैत योग। जी, इवोल्यूशन पूर्ण एंड अद्वैत योग। इंटीग्रल नॉन ड्यूलिज्म। इवोल्यूशन एंड इन्वोल्यूशन। हाँ, देखो इंटीग्रल योगा है कि नहीं है, समग्र योग, तो आपको समग्र योग से ही इसको लिंक करना है।
समग्र योग से ही इसको लिंक करना है। और कैसे लिंक करेंगे समग्र योग से? कि समग्र योग से ऐसे लिंक करेंगे भाई, समग्र योग में दो प्रोसेस है। एक है, एक तो आरोहण। रिवोल्यूशन है, आरोहण, और एक है अवरोहण। यस और नो? अरे भाई क्लास जैसी फील आनी यस चाहिए। तो यस आप सर। लोग पार्टिसिपेट करो, बताओ, डिस्कस करो। यहाँ कोई खामोश थोड़ी चल रहा है यार, ये से 3 प्रोसेस है उसमें। है ना? मतलब भाई फालतू का डिस्टरबेंस नहीं करना, लेकिन पार्टिसिपेट तो करना है, खुद के विचार बताने हैं। कौन से भाई कोई डाउट है तो वो पूछना है, ठीक? तो ये उन्होंने कहा, तो उन्होंने क्या कहा कि जब सच्चिदानंद यानी सत चित और आनंद जब नीचे डाउन जाते हैं, नीचे गिरते हैं, तो चेतना पूरी फैल जाती है। ठीक है, चेतना पूरे, मतलब वो ये भी मानते हैं कि पत्थर में, वृक्ष में, पेड़ों में, सब में चेतना यानी कॉन्साइंस का प्रसार हो जाता है। और फिर वो चेतना जिम्मेदार होती है उस पूरी सृष्टि को ऊपर गति कराने में। यही राष्ट्रवाद का इनका कॉन्सेप्ट है। उसमें भी ये वही बोलते हैं कि भाई ईश्वरीय अंश या सच्चिदानंद का अंश ही राष्ट्रीयता को उत्पन्न करता है। मतलब हम लोगों में या सब में, कण कण में जो ईश्वर की अनुभूति है ना? अरे भैया माइक बंद कर लो प्लीज, माइक बंद कर लो, है ना? तो जो सब में ईश्वर की अनुभूति है, सब वीडियो भी बंद कर लो, सब ये वीडियो बंद कर लो जिनके ऑन है। उससे क्या डेटा कम होता है, आवाज कम आती है, डेटा ज्यादा कर दो। वीडियो चला क्या कर लोगे? सुनो न ध्यान से, यहाँ के इलेक्शन कैंपेन चल रहा है ना? तो वह जो आरोहण है, जो नीचे सच्चिदानंद की नीचे गति हुई है, उसी की चेतना से राष्ट्रीयता का विकास होता है। और ये समग्र चेतना की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने आसपास के सभी चीजों को, मतलब समग्र राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जिसमें हम आसपास के सभी चीजों से प्रेम करते हैं। तभी इसी से भारत माता का कॉन्सेप्ट आया है। भारत माता के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भी कभी आपका सिलेक्शन हो जाए या नहीं हो, तो पौडुचेरी जाने का मौका मिले तो इनके आश्रम में जाना। वहां पे 3 फोटो है भारत माता की, 3 तरह की फोटो है भारत माता की। ऑडियो नहीं है यार अतुल? ऑडियो बिल्कुल है। ऑडियो है कि नहीं है? मैसेज करेंगे। ऑडिबल है सर। हाँ, है ना? तो वहां 3 तरह की भारत माता की फोटो है। पहली है समृद्ध, मतलब थोड़ी भव्य रूप में, है ना? तो वो अब उसकी अलग अलग वो है। अब ये भी थोड़ी राष्ट्रीयता और वैसे आगे थे, तो ये बोलते हैं ये वो भारत माता थी जिसे चिड़िया की, वो सोने की चिड़िया बोला जाता था। फिर है दयनीय हालत में, खस्ता हालत में, ठीक है, जो वो भारत माता है जो जो औपनिवेशिक आए तो उन्होंने जो एक्सप्लॉइटेशन किया। और एक बहुत ज्यादा समृद्ध भारत माता, वो कॉन्सेप्ट है जो हम प्रयास से, और जैसे विश्व गुरु भारत की कॉन्सेप्ट और डेवलप्ड भारत का कॉन्सेप्ट, है ना, वो दशा है। तो समझ में आया नहीं है? तो भारत माता का कॉन्सेप्ट एक इन्होंने, क्योंकि इन्होंने समग्र राष्ट्रीयता, इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म या नेशनलिटी की बात इन्होंने की, ठीक है। कारणता सिद्धांत का आशय स्पष्ट कीजिए। कल भी टेस्ट है कि तुम लोगों का? कि कल तो नहीं है ना कुछ भी? नहीं, नो सर। तो सुबह संडे को सर। कल 10 नहीं, बजे सर। बड़े आराम से ना, ये सर। 10 बजे आराम से डिस्कशन रखेंगे। कारणता सिद्धांत का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो यार बेटाओ, कोजेशन थ्योरी यूनिवर्सल थ्योरी है, मतलब साइंस भी इसको मानती है। साइंस ये मानती है कोई भी कार्य, कोई भी इवेंट, कोई भी वर्क, कोई भी इंसिडेंट कैन नॉट हैपन विदाउट एनी कॉज। तो
किसी भी कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है। ये कोजेशन थ्योरी है, यूनिवर्सल थ्योरी, ठीक है, सबने इसको माना है। तो प्रत्येक कार्य का कारण होता है। एवरी वर्क, एवरी इंसिडेंट हैज इट्स कॉज। नहीं सर मतलब अच्छा क्लास नहीं है ना, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है, ठीक। तो कोजेशन, कारण वस्तु में ही उपस्थित रहता है। यार ये अलग अलग है, फिर हटाओ ये सब चीजें हटाओ। जैसे वो बोलता है क्षणिकवाद में कौन है, बुद्धिज्म, वो बोलता है कि एक क्षण का कारण होता है, फिर तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। और जो वेदांती हैं वो तो परम कारण किसको मानते हैं, ईश्वर को। अच्छा ऐसे का टेस्ट है कल, हाँ तो टाइम सेट करेंगे फिर। मतलब मैं पहले पहले ऐसे और एथिक्स करवाऊंगा तुमको आराम से, तसल्ली, यस है ना, ऐसे और एथिक्स कि तुम एकदम कंफर्टेबल उसमें फील करो। ये सर ऐसे करवा दीजिए। हाँ तो ये पहले एथिक्स तो अपन कर लें, धीरे धीरे कराएंगे, पैरेलल या अल्टरनेट चला लेंगे जैसा भी है। तो Yes. देखो फिर कोजेशन थ्योरी का एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। किसी ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, किसी ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, पर हम यहाँ सिर्फ कोजेशन थ्योरी बताना चाह रहे हैं। प्रत्येक कार्य का कारण है, ठीक है। और ये आज विज्ञान भी इस बात का समर्थन करती है, आज विज्ञान भी इस बात का समर्थन करती है, ठीक है। अब अरस्तु के अनुसार कारणता से तात्पर्य उस तत्व से जिनके फलस्वरूप जो भी वस्तु की उत्पत्ति होती है। अब क्यों अरस्तु को बोला, क्योंकि फर्स्ट डिफाइन किया इन्होंने। ये जो तीन ग्रीक है ना, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, मतलब इनके विचारों में इतनी डाइवर्सिटी है, इनके विचारों में इतनी विविधता है, इन्होंने हर चीज के बारे में बोला है। मतलब अभी मैं तुम लोगों से बोलूं ना कि यार इनको ग्रेट फिलोसफर या गोल्डन एरा ऑफ ग्रीक क्यों बोला जाता है, तो तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है। मतलब हाँ यही ज्ञान, यही बत्तीबाजी दोगे सर महान है सर, लगातार ज्ञान का संवर्धन हुआ है सर, ज्ञानी है सर, और सब चीजों पे। बट एक रियल बात यह है, मतलब आपको पता है कि फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है? अरस्तु। अरस्तु अरस्तु को। और अगर फालतू किताबें लिखी है। हाँ, जब आप सोशलॉजी पढ़ोगे, जब आप मनोविज्ञान पढ़ोगे, जब आप साइंस पढ़ोगे, जब आप फिलॉसफी पढ़ोगे, सब में तीनों है। तो इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कहा, जैसे एलोन मस्क को भी क्यों महान माना जाता है, क्यों 6 कंपनियां चला रहे हैं और 6 कंपनियां ऐसी है जो इम्पॉसिबल है। मतलब एक कंपनी चला ले ऐसी कोई व्यक्ति तो ही बड़ी बात है, यार मैं ऐसी कंपनी चला रहा हूँ, कुछ 6 चला रहे हैं एक साथ। तो ऐसे हर क्षेत्र में इतना ज्ञानपूर्ण चीजें बताना बड़ी बात, ठीक है। तो कारणता सिद्धांत, और जी जी बेटा सर ये कारणता सिद्धांत में हमने बुद्ध वाला लिखाया है, तो यार वो जैसे मान लो, मैं बहुत बड़ी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अभी। पता है। मैं पूछूं, मैं मतलब मैं या तो आप कंप्लीट कर लो, बताओ क्या बताना चाह रहे थे पूरा, मतलब यही कारणता सिद्धांत में हमने सोचा कि बुद्ध वाला ने पूछा है जो द्वादश निदान चक्र है, हाँ हमने उनका डिफाइन करके लिखाया, अरस्तु का नहीं लिखा। तो क्या वो सही है? नहीं, वो अब मैं एक एग्जांपल से बोलता हूँ। जैसे मान लो अभी तुमसे पूछा अपीजमेंट पॉलिसी या तुष्टीकरण की नीति, तो क्या उदाहरण देंगे अपन? बोलो डमरुओं, सब बोलो, लगभग है कुछ तो बोलो, कई भाई तो, मतलब जब मैं बताता हूँ फिरोज शाह तुगलक तुष्टीकरण की नीति। की नीति बताइए। ब्रिटेन द्वारा जर्मनी का तुष्टीकरण किया गया था। गरिमा मिश्रा। फिरोज शाह तुगलक की। जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। बताओ। वेरी गुड। अब मान लो तुष्टीकरण की नीति आई और किसी ने कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी लिख दी लीग के लिए, तो भैया नंबर नहीं मिलेंगे, पर वो भी है तो तुष्टीकरण की नीति ना, यस नहीं है क्या? है वो भी।
लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हिटलर वाली तुष्टिकरण की वही कॉन्सेप्ट ही वहां से डेवलप हुआ है। फिर बाकी तो घर में भी तुष्टिकरण की नीति है, घर का एग्जाम्पल दे दो। जी तो सर। वो नहीं, मतलब जो बेसिक है ना वो है ना। सर बट ये जो कॉजल प्रिंसिपल है, ये तो इंडियन फिलोसफी का ही है मेन। नहीं, मतलब हम कॉजेशन क्यों? सर कॉजेशन मत कॉजेशन थ्योरी में जैसे हमें सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद जो पूरा निकल के आया है, तो हर शंकर हो चाहे बुद्ध हो चाहे किसी ने भी, जैसे चारवाक ने डिनाई किया कि जो आप लोग बाकी वैदिक स्कूल लॉ ऑफ कर्म मांग रहे हो या कॉज इफेक्ट मान रहे हो, वैसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन बाकी सब ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और माना है और उसके लिए थ्योरी दी है। जैसे क्षणिकवाद उन्होंने थ्योरी दी है कि कॉजल इफेक्ट की थ्योरी है क्षणिकवाद। तो ये कंसेप्ट तो सर हमारे इंडियन फिलोसफी का मेन प्रिंसिपल है मतलब। फिर यार बेटा तो देख, वो वही बात है कि अपने यहाँ पहले खूब खगोल शास्त्र डेवलप हुआ है ना, खूब, मतलब वो वही थ्योरी है। अपने वेदास में कई चीजें हैं, बट एक्सेप्ट मतलब एक ऑथेंटिक क्या है, एक्सेप्टेबल क्या है। तो कोजेशन थ्योरी का मतलब जनरली जब अपन पढ़ते हैं ना फिलॉसफी में, है ना, बेड में और सोशलॉजी में, तो फिर अपन अरिस्टोटल का ही उसमें एग्जाम्पल देते हैं, है ना। बट हाँ, इनहेरेंट है अपनी भी और उनसे पुरानी फिलॉसफीज हैं अपनी, अपने उनसे पुराने लिटरेचर्स हैं अपने। हेलो। तो ये मैं मानता हूँ जी बेटा। हाँ सर, इसमें बुद्धिज्म का द्वादशात्मक निधान जो समत्वाद है, वो भी इसमें आ जाएगा ना? वो आ जाएगा, पर एग्जाम्पल अपन अरिस्टोटल का ही दे, अगर केवल कॉजेशन थ्योरी आई है तो। ओके सर। ओके। देखो, बुद्धिज्म का इसलिए बहुत ज्यादा बोला जाता है कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी ही उस पे डिपेंड है। किस पे? पूरी कॉजेशन थ्योरी पे। मतलब उस बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि दिन हो रहा है ना, रोशनी हो रही है, तो वो फिर उन्होंने बैक स्टडी की, उन्होंने कार्य को देखा और वो कारण खोजते गए, कार्य को देखा और कारण वो खोजते गए खोजते गए खोजते गए, तो ऐसे करके फाइनली वो उस पे आए, है ना। जो भी वो द्वादश निदान में वो 12 स्टेप है ना, जो जरा मरण आते हैं शायद लास्ट में। मृत्यु। हाँ, मृत्यु, जरा मरण मृत्यु उसको बोलते हैं ना। तो वो उनकी फिलॉसफी ही पूरी कॉजेशन थ्योरी पे है। उन्होंने सब ऑब्जर्वेशन किया और फिर बोला दुख है, दुख का कारण है, निदान है और प्राष्टांगिक मार्ग बोला। तो वो बैकवर्ड स्टडी करते हैं, जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ के फिर दोबारा स्टडी करें ना कॉन्सेप्ट की वजह से। क्लियर है? जी सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज के लिए थोड़ा